हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 3 मई 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, सारी न्यूज़ बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप स्टैटिक जीके के साथ मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि हैरी पॉटर सीरीज जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसकी ऑथर है जेके राउलिंग। कौन है? जेके राउलिंग। और ये एक ब्रिटिश ऑथर हैं और इनको नोबेल राइटिंग के क्षेत्र में सबसे बड़े सम्मान भी मिल चुके हैं। जेके राउलिंग के द्वारा जो हैरी पॉटर नॉवेल है ये 1996 में पूरी करी गई थी और 1997 में पहली बार ये पब्लिश हुई थी। उसके बाद आपको भी पता है टाइम के साथ धीमे धीमे इसकी नए वर्जन्स आते चले गए। उसके बाद एक टाइम के बाद इसके ऊपर मूवी भी बन गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पहले भी एसएससी में पूछा जा चुका है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा और देखने को आपको मिल सकता है मल्टीपल एग्जाम्स में। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। अभी हाल ही में एक वॉल्केनो है जिसका नाम है रुआंग। तो रुआंग नाम का जो ज्वालामुखी है ये कौन से देश में विस्फोट हुआ है? तो ये ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया में। और ये आपको पता होना चाहिए कि पूरे दुनिया में इंडोनेशिया वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। और इस वॉल्केनो की खास बात यह है कि ये स्ट्रेटोटाइप वॉल्केनो है। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटोटाइप वॉल्केनो। स्ट्रेटोटाइप का मतलब ये होता है ये ऐसे ज्वालामुखी जिनमें अंदर परतें होती हैं, ठीक है, और धीमे धीमे ये जो लेयर्स हैं ये हटती रहती हैं और उन लेयर्स के बीच में जो ज्वालामुखी होता है या आप बोल सकते हो लावा होता है वो धीमे धीमे इरप्ट होके बाहर आता रहता है। अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो स्ट्रेटोटाइप वॉल्केनोज काफी समय तक जीवित रहते हैं, काफी समय तक इनसे लावा निकलता रहता है। और इंडोनेशिया ऐसा क्यों कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्केनो इरप्ट होते हैं? उसका एक सबसे बड़ा कारण है, ये आपको ज्योग्राफी में मैं पढ़ाता हूं कि जब अर्थ एक तरीके से बन रही थी तो ये दो प्लेटों के मिलने से बनी हुई है। इनको टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। तो ये टेक्टोनिक प्लेट का मतलब ये है कि जमीन के दो हिस्से धीमे धीमे खिसकते हुए एक दूसरे की तरफ आए। तो ये जहां पर आके मिल गए उसमें क्या हुआ कि एक जो प्लेट है वो दूसरी प्लेट के नीचे चली गई। अब इसकी वजह से क्या है कि धीमे धीमे जो वनस्पतियां थी वो ऊपर आने लगी और जिसकी वजह से ऐसे पहाड़ बनते चले गए। तो ये जो इंडोनेशिया कंट्री है ये पर्टिकुलर उसी जगह पर पड़ता है जहां पर ये टेक्टोनिक प्लेट्स मिली। इस वजह से यहाँ पर वो वॉल्केनोज ज्यादा हैं जो कि कहीं ना कहीं। और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और यहाँ पर प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो। मलेशिया की कैपिटल है कोलालंपुर। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। हाल ही में भारत का ये कौन सा संस्थान है जिसने नॉर्वे की एक कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है और इनके साथ ये मिलकर भारत में फ्लोटिंग सोलर पावर टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने का काम करेंगे? तो ये है एनएचपीसी, जिसको बोलते हैं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इन्होंने नॉर्वे की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है और जो कि भारत में आने वाले समय में सोलर पावर प्लांट जो कि फ्लोटिंग बेस पर बनाए जाते हैं। फ्लोटिंग का मतलब तैरते हुए सोलर पावर प्लांट जो कि पानी के ऊपर बनाए जाते हैं। तो उसमें बेहतर टेक्नोलॉजी लाने का काम करेंगे। एनएचपीसी की स्थापना 1975 में करी गई थी, 1975। इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा में। और इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है आर पी गोयल। कौन है? आर पी गोयल, राजेंद्र प्रसाद गोयल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कौन से दिन मनाया गया? इंटरनेशनल लेबर डे हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है, मई की पहली तारीख को। तो ये परसों के दिन मनाया गया था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस 19। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर डे कौन से दिन मनाया गया जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस? ये दिवस मई की पहली तारीख को हर वर्ष मनाया जाता है। और पहली बार ये जो दिवस है ये 1 मई 1889 को मनाया गया था। तो तब से लेकर आज तक करीब 125 साल हो चुके हैं जब से ये दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में जो लेबर्स हैं उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट है, उनका जो योगदान है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, इस वजह से ये दिवस मनाया जाता है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ट्रेनिंग कमांड में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है एयर मार्शल नागेश कपूर। कौन है? एयर मार्शल नागेश कपूर। अब से इंडियन एयरफोर्स में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ट्रेनिंग कमांड यही होंगे। देखिए एक तो होता है नॉर्मली जो एओसी होते हैं, ठीक है, वो वॉर जोन के लिए होते हैं या कॉम्बैट के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इसका मतलब ये है कि एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग विंग है जहां पर कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके एओसी ये बनाए गए हैं।
और एयरफोर्स दिवस हम लोग हर साल 8 अक्टूबर को मनाते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में करी गई थी। नागेश कपूर जो हैं, इनको वायुसेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है साल 2008 में, जिसको वीएसएम भी बोलते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अति विशिष्ट सेवा मेडल से हाल ही में 2022 में इनको सम्मानित किया गया था। और ये जो ट्रेनिंग एकेडमी है, इसकी स्थापना 1949 में करी गई थी और ये है बैंगलोर में। अप्रैल का महीना खत्म हो गया, तो भारतीय सरकार के आंकड़ों के आधार पर अप्रैल 2024 में जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन कितना हुआ है, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड हो गया है। अप्रैल के महीने में आज तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट किया है भारत सरकार ने, और ये है 2,10,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन। इसमें अगर रिफंड को हटा दिया जाए तो ये बचता है 1.92 लाख करोड़। ठीक है, तो स्टिल अगर बात करी जाए कि अगर रिफंड को लौटा दिया गया है उसके बाद जो सरकार के पास बचा है, तो ये भी अपने आप में आज तक का सबसे ज्यादा है। मतलब अभी तक 2017 में जब से जीएसटी लागू किया गया है भारत में, इतना जीएसटी कभी भी भारत सरकार को रिसीव नहीं हुआ है। और जीएसटी के लिए कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 279A आपको ध्यान रखना है। जीएसटी बेसिकली 3 भागों में विभाजित है। एक जिसको बोलते हैं सीजीएसटी, दूसरा जिसे बोलते हैं एसजीएसटी, और तीसरा जिसे बोलते हैं आईजीएसटी। अब यहाँ पर इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे देखिए अगर आप जीएसटी पे करते हो, आपने 100 रुपए जीएसटी पे किया सरकार को, तो ये दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है, एक सी जीएसटी और दूसरा एस जीएसटी। यहाँ पर सी का मतलब है सेंट्रल, तो जो सी जीएसटी वाला हिस्सा है ये केंद्र सरकार को जाता है, और एस जीएसटी वाला हिस्सा जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। और सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों के बीच में 50-50% की भागीदारी होती है। मतलब अगर आपने 100 रुपए पे किए हैं तो 50 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे, 50 स्टेट गवर्नमेंट को जाएंगे। बाकी जो आईजीएसटी है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लगता है, या फिर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई व्यापार कर रहे हो तो उसमें लगता है। अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग का 46वां संस्करण जो है ये भारत में कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा, तो इस बार इसको आयोजित किया जाएगा केरल में, कोची में। कहां पर? केरल के अंदर कोची में। और अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग ये 20 मई को शुरू होगी और 30 मई तक चलेगी, मतलब पूरे 11 दिन ये मीटिंग चलेगी। इसमें पूरे दुनिया भर से करीब 350 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे, और ये 60 कंट्रीज से आ रहे हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, इसका मेन उद्देश्य ये है जो अंटार्कटिका वाला रीजन है वहां पर सारे देश आपस में मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दें, क्योंकि हम सभी को पता है लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये अपने आप में एक चुनौती है। अंटार्कटिक रीजन में लगातार जो पोलर बियर्स हैं उनकी तादाद कम होती चली जा रही है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। तो ये करेक्ट टाइम है कि हम इन सारी चीजों को सुधार सकें। इसके लिए वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होने बहुत जरूरी है। बाकी अगर इस ट्रीटी की बात करें तो पहली बार ये ट्रीटी 1959 में साइन करी गई थी, और ये इफेक्टिव हुई थी 1961 से, और भारत ने इस ट्रीटी को 1983 में ज्वाइन किया था। ये कौन सा शहर है जहां पर वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में आयोजित करी जाएगी? तो 2025 में ये भारत में आयोजित करी जाएगी और गुवाहाटी के अंदर। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि दूसरी बार है जब जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत में आयोजित करी जाएगी। पहली बार 2008 में ये पुणे में आयोजित करी गई थी। अब ये दूसरी बार है, काफी टाइम के बाद भारत को इसकी मेजबानी मिल रही है। तो ये 2025 में जो बैडमिंटन की जूनियर लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, ये भारत आयोजित करेगा इसे। और इसका फैसला अभी हाल ही में हो रहे बैडमिंटन के थॉमस कप और ओबर कप के दौरान ही लिया गया है। डीआरडीओ के द्वारा एक एंटी सबमरीन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसमें स्मार्ट का मतलब क्या है, तो देखिए इस मिसाइल का नाम स्मार्ट है, और इसका पूरा मतलब है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये दुश्मन की जो सबमरीन है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है बहुत ही आसानी से। इसकी खास बात यह है कि ये लाइट वेटेड मिसाइल है, और इसकी रेंज है 643 किलोमीटर। मतलब ये मान लीजिए एक हमारा अगर कोई नेवल शिप है, तो उस नेवल शिप से ये 643 किलोमीटर की रेडियस पर कहीं पर भी मार सकती है। इतना ही नहीं, ये पानी के अंदर भी टारगेट कर सकती है दुश्मन के सबमरीन को। लेकिन पानी के अंदर इसकी जो रेंज है ये 20 किलोमीटर होगी, और ये अपने साथ 50 किलो तक का पेलोड भी ले जा सकती है, मतलब विस्फोटक ले जा सकती है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। डीआरडीओ के चीफ है समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत।
हाल ही में ये कौन है जिनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर बीना मोदी। अब डॉक्टर बीना मोदी हैं कौन? मोदी इंटरप्राइजेस की चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बीना मोदी। के मोदी ग्रुप के अंतर्गत मोदी इंटरप्राइजेस आता है। अब देखिए इसका मेन मतलब क्या है। कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप ऐसे रोजगार के संसाधन पैदा करें जिनका फायदा गरीबों को मिले। तो डॉक्टर बीना मोदी ने कई सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए हुए हैं जिनके अंतर्गत भारत की जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें शिक्षित किया गया है। इतना ही नहीं, कई सारे गरीब पुरुषों को रोजगार भी मिला है इनके इस एंटरप्राइज के अंतर्गत। सो दैट्स व्हाई शी हैज बीन ऑनर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट में ये पता लगा है कि दुनिया का ये कौन सा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, मतलब जहां की जो हवा है वो सबसे ज्यादा अनहेल्दी है। तो इसमें नेपाल की कैपिटल काठमांडू रहा नंबर वन पे। काठमांडू वो शहर है जहां पर AQI सबसे ज्यादा है इस टाइम पर। और इस रिपोर्ट के अंदर दुनिया भर के 101 शहरों को शामिल किया गया है। तो नंबर वन पे तो काठमांडू हो गया। दूसरे नंबर पे हमारी कैपिटल है नई दिल्ली, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो है ये है थाईलैंड का एक शहर जिसे बोलते हैं चियांग माई। क्या बोलते हैं? चियांग माई। चौथे नंबर पे वियतनाम की कैपिटल है हनोई। और पांचवें नंबर पे जो है ये थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। छठवें नंबर पर ढाका है, बांग्लादेश का। तो ये टॉप 6 सिटीज हैं इसके अंतर्गत जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। हाल ही में जिम्बाब्वे की सरकार के द्वारा कौन सी करेंसी लॉन्च करी गई है? तो वैसे तो ये करेंसी एक महीने पहले ही जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी थी, लेकिन अभी तक ये डिजिटल फॉर्मेट में थी। अब इसके नोट्स और कॉइन भी लॉन्च कर दिए गए हैं। इसका नाम है जिग। इसके ऊपर प्रॉपर मैंने एक वीडियो भी आपको बनाकर दिया था। यहाँ पर जिग का मतलब है, ZI का मतलब है जिम्बाब्वे, एंड जी का मतलब है गोल्ड। जिम्बाब्वे में पहली बार जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, ये आई थी 2009 में। और उस टाइम पर जिम्बाब्वे की सरकार ने गलती करी थी कि इन्होंने 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर छाप दिए थे। तो कहीं पर भी अर्थव्यवस्था जब बिगड़ती है उसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है कि वहां की गवर्नमेंट अपनी जो करेंसी है वो लगातार छापे चली जा रही है अपने रिजर्व को ध्यान में ना रखते हुए। वही जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने किया, जिसकी वजह से धीमे धीमे करके जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था आज की डेट में बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ गई है। इन सारी चीजों को देखते हुए जिम्बाब्वे ने जो अपनी करेंसी लॉन्च करी है ये अपने गोल्ड रिजर्व के आधार पर लॉन्च करी है। देखिए जिक का मतलब ये है कि जिम्बाब्वे ने ये जो करेंसी लॉन्च करी है, ये केवल उस वैल्यू पर है जितना जिम्बाब्वे के पास इस टाइम पर सोना रखा हुआ है, गोल्ड रिजर्व है। तो जब आप ज्यादा करेंसी छापते हो लेकिन आपके पास जो गवर्नमेंट है उसके पास उतना रिजर्व नहीं होता है, तो उस केस में जो पैसा है उसकी वैल्यू गिरती चली जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग परचेजिंग कर रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि जो देश का पैसा है वो लगातार बाहर चला जा रहा है। ओके। और देश के पास अपनी खुद की करेंसी नहीं बच रही है। तो कहीं ना कहीं जो डॉलर है वो एक समाधान बचता है। लेकिन आज की डेट में धीमे धीमे इस कंडीशन पर पहुंच गए हैं कि इन्हें अपनी जिग लॉन्च करनी पड़ी है। दुनिया के कुछ ही गिने चुने ऐसे देश हैं जिनको गोल्ड के बेसिस पर अपनी करेंसी लॉन्च करनी पड़ी है आज तक। उसमें से एक जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। और यहाँ के प्रेसिडेंट है एमरसन मंगावा। क्या नाम है? एमरसन मंगावा। ये कौन सा देश है जिसके द्वारा पाकिस्तान का एक मिशन है जिसका नाम है ICube Q मिशन, इसको लॉन्च किया जा रहा है चैंग 6 नाम के रॉकेट के थ्रू? तो ये है चाइना। चाइना और पाकिस्तान के बीच में काफी बड़े अलायंसेस हैं, ये हम सभी को पता है। और पाकिस्तान अब चाहता है कि इनका भी एक मून मिशन हो। तो पाकिस्तान में चंद्रमा के लिए एक मिशन तैयार किया गया है जिसका नाम है ICube Q मिशन। इस मिशन के अंतर्गत चाइना के द्वारा पाकिस्तान के इस मिशन को सपोर्ट किया जाएगा। तो जो ICube Q सैटेलाइट है इसको चाइना के चैंग 6 लूनर रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और इसका जो मेन उद्देश्य होगा वो ये होगा कि जो चंद्रमा है उसके सबसे दूर वाले पार्ट से ये मिट्टी और चट्टानों के सैंपल्स वापस लेकर आएगा। और ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग होगा, वो इस वजह से कि ये जो मिशन है ये चंद्रमा के उस हिस्से पर जाएगा जो कि पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, जो कि सबसे दूर का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो चाइनीज स्पेस एजेंसी जो है इन्होंने फैसला लिया है कि इसके लिए ऑलरेडी जो चाइना की वहां पे सैटेलाइट्स हैं वो कम्युनिकेशन के लिए डायरेक्ट यहाँ पर इनकी मदद करेंगे।
तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि ये जो सैटेलाइट है, ये पाकिस्तान की है, लेकिन इस सैटेलाइट को वहाँ पे ले जाने का और वापस लाने का काम चाइना का होगा। इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। मेरा आज का सवाल आपसे, ये सवाल पॉलिटी से है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कौन सा आर्टिकल है जो कि ये बताता है कि भारत में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग रहकर कार्य करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मेरे बैचेस को अवेल कर सकते हैं। मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए पर्याप्त है, या फिर आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं पीसीएस तक, सबके लिए ये रेलेवेंट है। मेरा जो बैच है इसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सब कुछ कवर किया है। इसके अलावा 1 लाइन का क्रैश कोर्स भी इसमें है थियरी के अलावा ये, और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी मैंने कवर किए हुए हैं। तो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, आपको पता ही है यूट्यूब पर आप मेरी क्लासेस करते रहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मेरे बैचेस को केवल सेपरेट सब्जेक्ट के आधार पर भी अवेल कर सकते हैं, जैसे सिर्फ हिस्ट्री एंड सिर्फ पॉलिटी। आप कंबाइंड बैच भी अवेल कर सकते हैं जिसमें कि सारे सब्जेक्ट आपके मेंशन है। 30% ऑफ चल रहा है जिसको आप ऐप में अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक है। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।